मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा है? हाँ, लास्ट आर्टिकल में ओजोन के बारे में पढ़ा था। तो ओजोन से रिलेटेड कुछ चीजें बाकी थी, जैसे ओजोन का एक क्वांटिटेटिव टेस्ट कह लीजिए आप, या उसे एस्टिमेशन कह लीजिए कि ओजोन को कैसे एस्टिमेट किया जाता है। एस्टिमेट जो हम बार बार बोलते हैं ना कि एस्टिमेट करने का मतलब ये चीज कितनी है, चीज कितनी है, तो उसका इसे कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस कि ओजोन को एस्टिमेट कैसे किया जाता है, उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे किया जाता है, क्वांटिटी कि वहां उसकी कितनी क्वांटिटी है ये बताने के लिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये कहते हैं इसे, कि यहाँ इसकी कितनी क्वांटिटी है इसको बताने के लिए आपके पास एक टेस्ट रहता है। वो टेस्ट क्या था कि आयोडीन के लिए हमने ओजोन के लिए हमने क्या पढ़ा था? ओजोन के लिए हमने उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर पढ़ा था कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कैसे कर रहा था वो कि वो आयोडाइड के साथ मिलकर वाटर की प्रेजेंस प्लस O3 क्या प्रोड्यूस कर रहा था? हाइड्रोक्साइड एनायन प्लस आयोडीन और प्लस क्या था आपके पास? O2। ये रिएक्शन बन रही थी, ठीक है। तो इसको कंप्लीट रिएक्शन क्या लिखते हैं हम कि ओजोन जो है ना वो पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है। पोटेशियम आयोडाइड के साथ, देखिए I नेगेटिव था, K पॉजिटिव, अब देखो चार्ज बराबर होगा ना, क्या लिखेंगे मिलकर क्या बनाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आयोडीन और O2 बनाता है। ऊपर वाली रिएक्शन साइनिक होगी, नीचे वाली रिएक्शन जो है ये कंप्लीट रिएक्शन है आपके पास, यहाँ ये रिएक्शन होती है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है यहाँ कौन? ओजोन। अब इसको कैसे एस्टिमेट किया जाएगा? क्वांटिटेटिव एनालिसिस में किस तरह से काम आएगी रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में सबसे पहले आपके पास क्या बन रहा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस बन रहा है। तो यहाँ एक बफर लेना आपको जिसका पीएच कितना हो? 9.2 हो, 9.2 बफर हो। बफर क्या रहते हैं? वो सॉल्यूशंस जिसको डालने के बाद में पीएच में किसी भी तरह का चेंज नहीं होता, पीएच में किसी भी तरह का चेंज नहीं होता, जो बफर सॉल्यूशन पढ़े हुए आपने 11th क्लास में। तो अब इसको 9.2 पीएच के ऊपर जो है ना बफर ले रहे हैं आप यहाँ, ठीक है। और यहाँ जो क्या बन रहा है? आयोडीन बन रहा है। यहाँ जो आयोडीन बन रहा है, पहले क्या लिया आपने? पोटेशियम आयोडाइड लिया, ओजोन के साथ रिएक्ट करता है, और क्या बन रहा है? वहां आयोडीन बन रहा है। अब ये आयोडीन किसके साथ रिएक्ट करता है? सोडियम थायोसल्फेट के साथ, S2O3 2 नेगेटिव, Na2S2O3। ये कंप्लीट क्या होता है? Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं। ये रिएक्शन कंपटीशन में भी आती है कई बार। ये आयोडीन सोडियम थायोसल्फेट के साथ या थायोसल्फेट अनायन के साथ रिएक्ट करता है, और किस में जा रहा है? I नेगेटिव में जा रहा है, और S4O6 2 नेगेटिव ये कन्वर्ट हो रहा है, S4O6 2 नेगेटिव में जा रहा है। ये होगा आपके पास यहाँ S2O3 से किस में जा रहा है? S4O6 में जा रहा है आपके पास यहाँ, ठीक है। आयोडीन आयोडाइड में जा रहा है। अब यहाँ तो ये जो आयोडीन है वो वापस से किस में बदला? आयोडाइड एनायन में चेंज हुआ है। पहली रिएक्शन ये, उसके बाद दूसरी रिएक्शन ये, पहले आयोडाइड को आयोडीन में, फिर आयोडीन को फिर से आयोडाइड में, ठीक है। तो ये रिएक्शन कहाँ काम आ रही है? ओजोन के क्वालिटेटिव एनालिसिस में, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, कि उसकी क्वांटिटी बताने के लिए कि इस रिएक्शन में कितना ओजोन खर्च हुआ, कितना ओजोन खर्च हुआ, मतलब ओजोन की कितनी क्वांटिटी है यहाँ, ठीक है। ये सिंपल टाइट्रेशन मेथड होते हैं। क्या होते हैं? टाइट्रेशन। दूसरी चीज, सोडियम थायोसल्फेट का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा तो हमें दूसरे का पता लगेगा, क्योंकि आयोडीन बदला था आयोडाइन, आयोडीन वापस से आयोडाइड में कन्वर्ट हो रहा है, और ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, तो हमें किसका पता लगेगा? केवल ओजोन का पता लगेगा। ये टाइट्रेशन मेथड होते हैं कि जिसमें से एक सॉल्यूशन को तो किसमें भरा जाता है? ब्यूरेट में भरा जाता है, और दूसरे को किसमें लिया जाता है? वेसल में लिया जाता है। तो वो टाइट्रेशन होता है, जो 11th क्लास में मैंने किया है टाइट्रेशन। एक टाइट्रेंट होता है, एक टाइट्रेटर होता है उसमें, ठीक है। ये चीज आपके पास तो ये है। ये ओजोन को क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के लिए दो रिएक्शंस है।
पहले ओजोन आयोडाइड पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा और फिर वो आयोडीन जो बन रहा है वहां वो सोडियम थायोसल्फेट के साथ, सोडियम थायोसल्फेट के साथ H2O3 के साथ रिएक्ट करता है। तो ये दो रिएक्शन याद रखें, ये पहली रिएक्शन, ये दूसरी रिएक्शन आयनिक में। तो ठीक है, नहीं तो इस रिएक्शन की बजाय आप ये भी लिख सकते हैं और यहाँ Na2H2O3 लिख सकते हैं आप यहाँ, और यहाँ क्या लिखेंगे फिर Na2H4O6 ये लिख कर देंगे, सोडियम लगाना आपको। ये चीज आपके पास है। आयनिक रिएक्शन जरूरी होते हैं, तो आयनिक रिएक्शन ही लिखी है मैंने यहाँ, आयनिक रिएक्शन ही लिखी है मैंने यहाँ। ठीक है, इनको इस तरह से आप देखिए बैलेंसिंग के लिए आप ये दो कर दें यहाँ, फिर ये दो हो जाएगा यहाँ। अब देखिए यहाँ दो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और दो दूने चार नेगेटिव हो गए, यहाँ दो नेगेटिव, ये दो नेगेटिव, चार नेगेटिव और बैलेंस्ड है। ऐसे इनको बैलेंस्ड भी कर लेते हैं हम, ऐसे क्या करते हैं इनको बैलेंस्ड करते हैं। यहाँ इसको बैलेंस करोगे तो ये दो नेगेटिव हो गए आपके पास यहाँ, तो इसकी साइड भी चार्ज बराबर होना चाहिए, दो नेगेटिव हो जाएगा यहाँ। ऑप्शन देखेंगे आप 3 और 1 4, 2 2 2 4, आयोडीन, दो आयोडीन, दो आयोडीन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, देखिए बैलेंस्ड है। ऐसे इन आयनिक रिएक्शंस को क्या करना होता है, बैलेंस भी करना होता है। बाकी के लिए तो कंपाउंड भी याद रहते हैं, लेकिन आयनिक रिएक्शंस की बैलेंसिंग ये होगा आपके पास। तो इन दो रिएक्शन से आपके पास ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, इससे ये दोनों रिएक्शंस काम आती है किसकी, ओजोन के क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, ओजोन को एस्टिमेट करने में कि उसकी कितनी क्वांटिटी है, वहां कितनी क्वांटिटी ली गई है, इसके लिए ये था आपके पास। जो क्वेश्चंस भी था कुछ बच्चों का, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि हाउ ओजोन इज क्वांटिटेटिव एस्टिमेटेड, कि उसको क्वांटिटेटिवली कैसे एस्टिमेट किया जा सकता है। तो इन दोनों रिएक्शन से ये याद रखें आपको, ठीक है। उसके बाद में आपके पास है यहाँ की ओजोन का डिप्लेशन था, कि ओजोन कैसे डिप्लेट हो रही है। मतलब हम बार बार ये बात करते हैं कि ओजोन जो है ना वो ओजोन में डिप्लेट हो रहा है। ओजोन जो लेयर है यहाँ से 20 किलोमीटर ऊपर, उसके उसमें छिद्र वगैरह हो रहे हैं, होल वगैरह क्रिएट हो रहे हैं। तो क्यों क्रिएट हो रहे हैं, वो हो रहे हैं ओजोन के डिप्लेशन के कारण, कि ओजोन क्या हो रही है, डिप्लेट हो रही है, टूट रही है, उसका अवक्षेपण हो रहा है, मतलब समझिए वो टूट रहा है, ठीक है। तो टूट क्यों रहा है, ओजोन क्यों टूट रहा है, क्योंकि ओजोन ऑक्सीजन में बदलेगा तो समझो टूट रहा है वो। तो किस तरह से, क्योंकि यहाँ एक तो हम जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स हैं या एसी वगैरह है, वहां से क्या निकलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, या उनको हम फ्रोन्स कहते हैं, फ्रोन्स, ठीक है। डिप्लेशन ऑफ ओजोन, इसको साफ कर दे रहा हूं मैं और लिख रहा हूं यहाँ डिप्लेशन ऑफ ओजोन, कि ओजोन का डिप्लेशन कैसे हो रहा है, डिप्लेट कैसे हो रही है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन, डिप्लेशन ऑफ ओजोन, ठीक है। तो वो किस तरह से होगा आपके पास यहाँ, डिप्लेशन ऑफ ओजोन, कि ओजोन का डिप्लेशन कैसे है, तो फ्रोन्स वगैरह है, फ्रोन्स है, इनको आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कह सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFC, CFC ऐसे लिखा जा सकता है इनको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। ये है आपके पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, फ्रोन्स भी कह सकते हैं अपने, इनसे फ्री रेडिकल लिखते हैं, क्लोरीन वगैरह के फ्री रेडिकल्स, जो कि ओजोन के साथ रिएक्ट करके उसको O2 में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं। और नाइट्रोजन के यहाँ जो पॉल्यूशन वगैरह है उसकी वजह से यहाँ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी बनते हैं, और स्पेशली नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, नो नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ ओजोन के साथ रिएक्ट करता है और किसमें, NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा और O2 में, मतलब ओजोन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा, ओजोन टूट जाएगा। यहाँ नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है ज्यादा टेम्परेचर की वजह से, समझिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन रहे हैं, तो उसमें से जो NO जो है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, नाइट्रोजन के वेरियस 5 ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, 15 ग्रुप में थे ये चीज। तो उनमें से जो एक नाइट्रिक ऑक्साइड है, ऑक्सीजन के 5 ऑक्साइड्स में से एक नाइट्रिक ऑक्साइड है, वो ओजोन के साथ रिएक्ट करता है और ओजोन को किस में कन्वर्ट कर देता है, डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, मतलब तोड़ देता है उसको। अब ओजोन नहीं होगा या उसमें छिद्र हो जाएगा तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सीधे आएंगे, कहां गिरेंगे, यहाँ जमीन के ऊपर जो है ना, यहाँ, और यहाँ ह्यूमन बीइंग है या एनिमल्स है दूसरे और प्लांट्स वगैरह, इनके ऊपर वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है ना वो गिरेगी और
क्या होगा, कैटरेक्ट मोतियाबिंद होगा, स्किन कैंसर होगा, या जो और दूसरे जो छोटे मोटे आपके पास क्या है, छोटे मोटे जो इंसेक्ट्स जो है, या फिर आप ये कह लीजिए वायरस वगैरह जो है ना, ठीक है, फंगी वगैरह, इन सब को क्या करेंगे, वो नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, विशेष करके इनको नुकसान पहुंचाते हैं जो हमारे लिए जरूरी है, जो हमारे लिए जरूरी है। जैसे हमारे अंदर स्किन कैंसर करते हैं, कैटरेक्ट करते हैं, मोतियाबिंद कह लीजिए, तो ये चीजें कर रही हैं वो ओजोन का डिप्लेशन इस वजह से, क्योंकि ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से, ये होगा आपके पास, ये है ओजोन का डिप्लेशन। ये था। एक और क्वेश्चन है यहाँ एनसीईआरटी का, व्हाई ओजोन एक्ट एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कल ये चीज भी थी कि ओजोन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्यों करता है, क्योंकि ओजोन का जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है वो O2 में और नेसेंट ऑक्सीजन में, ये नेसेंट ऑक्सीजन है, क्या ये नेसेंट ऑक्सीजन है, ये नेसेंट ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन है। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूं, देखो इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है O2 को, क्योंकि तो स्टेबल है, डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के बीच में, नोबल गैस बना हुआ है, ये तो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके, ये ऑक्सीजन है 8 इलेक्ट्रॉन, 8वें नंबर पर बैठा 8 इलेक्ट्रॉन है। अब कोई एलिमेंट 8 इलेक्ट्रॉन के साथ तो नहीं रह सकता, या तो 10 होने चाहिए, 2 होने चाहिए, तो नोबल गैस होना चाहिए, वो नोबल गैस होना चाहिए, हीलियम होना चाहिए, नियोन होना चाहिए, आर्गन जो भी हो, तो ये तो नियोन बनेगा, 8 इलेक्ट्रॉन है, इसको तो 10 की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा किसी न किसी से। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से, कि ओजोन का जो डीकंपोजिशन है किसी भी वजह से टूटेगा ओजोन, ऑक्सीजन में, और कहां से निकलेगा, वहां से क्या निकलेगा, नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगा। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन इट एक्ट एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये चीज है। एक और है यहाँ यूजेस में, अब इस नेसेंट ऑक्सीजन का काम भी क्या है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है। अब इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये नेसेंट ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो किसका काम करेगा, ये ब्लीचिंग एजेंट का। एक जो चीज है वो समझाई आपको यहाँ, ब्लीचिंग एजेंट यूजेस में है यहाँ, कि ओजोन जो है ना वो ब्लीचिंग एजेंट का भी काम करता है यहाँ, ब्लीचिंग एजेंट। तो ब्लीचिंग एजेंट का काम कैसे करेगा, ब्लीचिंग मतलब ये ओजोन इज यूज्ड टू ब्लीच इवोरी मतलब हाथी दांत, फ्लोर मतलब आटा, इन सब चीजों को ब्लीच करने के काम आता है। ब्लीच का मतलब सोखना, ठीक है, सोखना, तो ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। तो ब्लीचिंग, ये आपको सारा मैं समझा रहा हूं कि ब्लीचिंग चीज क्या है वास्तव में, कि ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, एक कलरिंग मैटर को ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन है, क्या कर देगा, कलरलेस बना देगा। कलरलेस कैसे, बड़े ध्यान से सुनना आपको। हमारे जो हेयर है ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की वजह से 10th क्लास में पढ़ा हमने, ठीक है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की वजह से हमारे बाल जो है वो सफेद हो रहे हैं छोटी उम्र में ही। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन मतलब जो हम जहर जो है लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं, या खेतों में कोई भी इंसेक्टिसाइड, जर्मिसाइड, पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, वो फूड चेन में एंटर करता है। फूड चेन में एंटर करता है तो हमारे अंदर भी आ जाएगा, वो धीरे धीरे उसका कंसेंट्रेशन हमारी बॉडी में बढ़ रहा है, तो इसलिए हमारी एवरेज एज जो है ना वो भी कम हो रही है, ठीक है, हम कमजोर हो रहे हैं, और हमारे बाल वगैरह सफेद हो रही है। सब सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन वगैरह, ये सब चीजें। तो धीरे धीरे मतलब ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं इसे। तो ये जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है इसकी वजह से बाल सफेद हुए। हमने क्या करना है फैशन वगैरह के लिए, या हमें सुंदर लगना है, जवान लगना है, या इंडिया पाकिस्तान का मैच है क्रिकेट का, तो हम क्या करते हैं, हमारे बालों को ट्राई कलर करवाते हैं, या हमारे बालों को हम सफेद से केवल काला करवाते हैं, या चेरी कलर के करवाते हैं, ठीक है, या बूढ़े लोग होते हैं उनके आधे काले आधे सफेद है तो सारे सफेद करवा रहे हैं उनको। तो काफी सारी चीजें हैं। तो हम क्या करते हैं,
सैलून में जाते हैं, हेयर सैलून में जाते हैं, और वो क्या करता है, एक पैकेट वगैरह में कुछ जेल वगैरह रहता है और वो हमारे बालों को लगाता है, बालों को लगाता है। उसके बाद में हम क्या देखते हैं, और फिर एक डाई जो है वो रंग पूछता हमसे आपको कैसे बाल जो है करवाने हैं, काले करवाने हैं, तो एक डाई मतलब रंग भी लगा देता है, जेल के साथ हम रंग भी मिला के में लगा देता है बालों को। तो क्या मतलब हुआ इसका, मैं अच्छे समझा रहा हूं। वो जो जेल थी शुरू में, वो जेल, उस जेल में क्या होते हैं, ये ओजोन से निकला हुआ नेसेंट ऑक्सीजन, या वहां कोई अमोनिया है या कोई पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड से भी नेसेंट ऑक्सीजन निकलता है, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की रिएक्शन से हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी डिकम्पोजिशन होता है ना, H2O2 डिकम्पोज होगा तो H2O और नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगा वहां से भी। तो पेरोक्साइड होते हैं, ठीक है, या अमोनिया होते हैं, ये सब ब्लीचिंग एजेंट का काम करते हैं, ब्लीचिंग एजेंट का। तो ये ब्लीचिंग एजेंट का काम कैसे करते हैं, देखिए इनसे ओजोन से और हाइड्रोजन पेरोक्साइड से तो नेसेंट ऑक्सीजन निकला, किसी से नेसेंट हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो नेसेंट ऑक्सीजन निकला। ये क्या करता है, हमारे बाल जो काले हैं, कलरिंग हो गया मैटर, ये नेसेंट ऑक्सीजन उस कलरिंग मैटर से इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से ही कलर होता है। आप जितनी भी चीजें कलरफुल चीजें देख रहे हैं यहाँ, ये सब इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटमेंट की वजह से है। इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पर जाता है विजिबल रीजन में, वहां वो सर्टेन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, फिर एमिट करता है उनको, इस वजह से ट्रांसमिशन कहते हैं इसे, इस वजह से कलर है वो। तो नेसेंट ऑक्सीजन कलरिंग मैटर से इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर था, उससे इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो वो मैटर कैसा रहता है, कलरलेस। जैसे हमारे काले बाल थे, इलेक्ट्रॉन गेन किया नेसेंट ऑक्सीजन ने और उनको क्या कर दिया, कलरलेस कर दिया। कलरलेस का मतलब उनको सफेद कर दिया। हम लगातार 6 महीने या 1 साल तक क्या करेंगे, या 1.5 साल तक जेल लगवाना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर हमारे 100% बाल जो है ना, वो जो काले बाल बचे हुए थे नेचुरल, वो भी सफेद हो जाएंगे। इसलिए हमें ट्राई करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हमें जेल कभी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि 20, 21, 22 के बाद में, उम्र के बाद में हमारे बाल सफेद होने लगते हैं। यदि हमने तभी से ही जेल वगैरह ये स्टार्ट कर दी लगाना, तो समझिए हमारे जो काले बाल में तो धीरे धीरे 1% हुआ, कभी 2%, 3%, ऐसे 10-20 सालों में हमारे सारे बाल जो सफेद हो रहे हैं, वो कुछ दिनों में ही सारे सफेद हो जाएंगे। क्योंकि ये जो जेल वगैरह है, ये हमारे जो बचे हुए काले बाल हैं उनको भी क्या करते हैं, सफेद करते हैं। ये तो टीवी में ऐड में भी बताया जाता है ये चीज है। तो हमारे काले बालों को क्या किया, उसने सफेद किया, ठीक है, उस जेल ने कुछ दिनों के लिए, 10-15 दिनों के लिए, और फिर हमने वो डाई लगाई, काले रंग के जो सारे बाल काले हो गए हमारे। लेकिन 10-15 दिन के बाद में वो डाई अपना रंग, अब अपना डाई जो है वो अपना असर उसका कम होगा, फिर से वो बाल सफेद दिखाई देंगे हमें। फिर हम जेल लगवाते हैं, तो धीरे धीरे हमारे काले जो बाल बचे हुए नेचुरली, उनको भी क्या करें, सफेद कर रही है जेल वगैरह, तो इनको हमें नहीं लगाना चाहिए। ये होता है। तो ये ब्लीचिंग एजेंट, ये ब्लीचिंग एक्शन है, इसे हम कहते हैं ब्लीचिंग एक्शन, जो हमारे बालों को ब्लीच करवाते हैं, इसे कहते हैं ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग एक्शन कैसे, ये फिनोमिना मैंने आपको बताया अच्छे से, ये होता है ये फिनोमिना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम बताया कि कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है ओजोन, और ब्लीचिंग एजेंट का भी काम कैसे करता है, ब्लीचिंग एजेंट का भी काम कैसे करता है ओजोन। हमने ये चीज पढ़ी है हाँ अच्छे से। ये 2 क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के कि ओजोन को क्वांटिटेटिवली एस्टिमेट कैसे किया जाता है, और ओजोन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है। इसके साथ मैंने ब्लीचिंग एक्शन भी बता दिया आपको कि वो ब्लीचिंग एजेंट का, इसके यूजेस में है कि ओजोन जो है वो ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। तो वो कैसे करता है ब्लीचिंग एजेंट का, क्योंकि वो कलरिंग मैटर को क्या कर लेता है, उससे इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो उसका कलर भी सोख लेगा, खुद एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, तो उसको कलरलेस कर देता है। जैसे हमारे काले बालों को वो जेल क्या करेगी, सफेद करेगी सारों को, और फिर एक डाई रंग लगाया जाएगा, चाहे वो हमें काला करवाना है या फिर चेरी कलर का करवाना है, तो रंग होगा काला चेरी जो भी होगा वो लगाएंगे, वैसे हमारे बाल हो जाएंगे। 15 दिन के बाद उसका असर खत्म होगा, तो फिर से ब्लीचिंग करवानी होगी। ये चीज होती है, ये होता है ब्लीचिंग एक्शन, ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है। ये था आपको, ये था आपका काम, आज का ये काम है आपका, ये करना आपको। ये 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी के ओजोन के बारे में सारी चीजें। नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा वो होगा फिर सल्फर के ऊपर, मतलब ऑक्सीजन की केमिस्ट्री कंप्लीट की हमने। फिर होगा आपके पास यहाँ क्या कि सल्फर की, सल्फर क्या रहता है, ठीक है, सल्फर के इंपॉर्टेंट कंपाउंड क्या है, सल्फर किस एलोट्रोपिक फॉर्म में मिलेगा आपको यहाँ,
उसकी मोलिकुलर फॉर्म क्या है, ठीक है, वो सारी चीजें टिना सल्फर की केमिस्ट्री होगी अब नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट। तब तक के लिए आपको ये काम करना है।